नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई एग्जाम्स की स्ट्रेटजी क्या रहती है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि जेईई एग्जाम्स की पैटर्न क्या होती है, एग्ज़ाम्स कब होती है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एग्ज़ाम्स की कट ऑफ कितनी जाती है। इन सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस करा था। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे आपको। तो आइए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए मेरे पास 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। पहले तो वो जो भी 11th में है, जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करा है और ये लोग 2027 में पेपर देने वाले हैं, तो इनके पास तकरीबन 1.5 साल का समय रहता है, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो लोग 12th में हैं, इनका 11th तो कंप्लीट हो चुका है, अब इनका एग्जाम जो है 2026 में होने वाला है, तो इनके पास तकरीबन 6 से 8 महीने का समय है। अब ये लोग 11th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। और तीसरे वो लोग जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है, तो इनका एग्जाम 2026 में होने वाला है, इनके पास भी तकरीबन 6 से 8 महीने का समय है और इन्होंने भी अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना है। अब इन तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी सेम रहने वाली है। फिर अंतर क्या हुआ? अंतर होगा टाइम का। मतलब जो लोग अभी 11th में हैं उनके पास तकरीबन 1.5 साल का समय है और जो लोग अभी 12th में हैं या जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है उनके पास सिर्फ कुछ महीनों का ही समय है, ठीक है। तो अगर 11th के बच्चे 8 से 10 घंटे लगा रहे हैं अपने पढ़ाई में, तो 12th या ड्रॉप वाले को 12 से 14 घंटे तक लगाने होंगे, क्योंकि क्या है, पढ़ना तो उनको भी उतना ही है जितना कि आपको पढ़ना है, मगर उनके पास टाइम है जो कि अपने पास नहीं है। तो इसीलिए अगर 11th वाले बच्चे के साथ 12th वाले को या ड्रॉप वाले को कंप्लीट करना है तो उन्हें अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने होंगे, तब तो जाकर के आप उन्हें कंप्लीट कर पाइएगा ना। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, कोई एग्जाम की तैयारी करने के लिए 1.5 साल लगा रहा है और कोई 6-8 महीने लगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात जो 1.5 साल लगा रहा होगा उसको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ज़्यादा वो टाइम दे पा रहा है तो ज़्यादा कुछ अच्छे से वो सीखेगा, समझेगा। और जो 6-8 महीने दे रहे हैं उनके पास उतना टाइम है नहीं, तो उन्हें उतनी चीज़ों को कवर करने के लिए, सारा सिलेबस को कवर करने के लिए टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब चूँकि इतने महीने बीत चुके हैं तो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स पढ़े होंगे, उनके क्वेश्चन भी लगाए होंगे, तो आपको जेईई मेंस के लेवल का पता चल गया होगा और उस लेवल पे आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जेईई मेंस के हिसाब से आपकी कितनी पोटेंशियल है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास जेईई मेंस में 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें कि 190, 200, 210, 220 तक का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब इस स्कोर पर 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है। और अगर इनके ऊपर स्कोर्स आते हैं आपके तो ऑब्वियसली वो तो अच्छे स्कोर है ही, लेकिन वहाँ पर इसके ऊपर के जो स्कोर्स हैं 230, 40, 50, 60 तक पहुँचने के लिए पहले हमको इन स्कोर तक अचीव करना पड़ेगा। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं, 200, 210 तक आ रहे हैं, तब फिर आप इसके ऊपर मार्क्स लाने का प्रयास करें। लेकिन अगर इतने नहीं बन पा रहे हैं, पहले इतने बनाइए तब आप इसके ऊपर जाइए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको आपके पोटेंशियल का पता चल गया हो, तो अपने पोटेंशियल को एनालाइज करके उसके बाद फिर इस कोर्स पे खेलना है। मान लीजिए अभी आपका स्कोर 150 में 60 आ रहा होगा, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मुझे 270, 280 तक लाना है, तो वो एकदम बेकार सोच रहे हो आप। पहले आपको धीरे धीरे माइलस्टोन्स को अचीव करना है, 200 तक पहुंचना है, 210 पहुंचना है, क्योंकि जैसे जैसे स्कोर्स बढ़ेगा आपका फिर आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब मार्क्स फिर बढ़ना कम हो जाता है। 150 है तो 150 से 180 लाना ठीक है, वो अचीव किया जा सकता है, वो बहुत जल्द आप अचीव कर लोगे। लेकिन फिर 180 से 190, 200 तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहाँ तक पहुँचिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर के स्कोर्स को टारगेट कीजिए, ठीक है। अगर आपका स्कोर 200 से कम रह जाता है, मतलब 160, 170 के आसपास स्कोर रह जाता है, तो इस स्कोर पर अच्छे कॉलेज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से अच्छे कॉलेज मिल भी जाते हैं, ठीक है, आपका लक ऐसा हो गया तो, लेकिन उसमें फिर ब्रांच आपको अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए आपका टारगेट 200, 210, 220 तक का स्कोर होना चाहिए। मतलब ये स्कोर आपके लिए बेयर मिनिमम स्कोर होने चाहिए, इसके नीचे फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऑल्दो इसके नीचे भी अगर आपको आते हैं तो फिर मैंने बताया कि कॉलेज तो मिल जाएंगे, मगर फिर उन कॉलेज में उतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब उतने अच्छे लेवल के कॉलेज मिलना मुश्किल है, तो ये बात होती है।
अब जैसा कि मैंने 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट के बारे में बात करा, तो जिस भी कैटेगरी के पास जितना भी टाइम है उस टाइम में उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर तकरीबन 90 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 30 पर सब्जेक्ट। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 29 चैप्टर हों या किसी में 31 चैप्टर हो, मगर मोटा मोटी तो 30 चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट्स में हैं, ठीक है। अब इसमें जो फिजिक्स के 30 चैप्टर्स हैं और जो केमिस्ट्री के 30 चैप्टर्स हैं, मतलब 60 चैप्टर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फिजिक्स के 1-2 चैप्टर्स या केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स आपको मुश्किल लग सकते हैं, और मुश्किल भी कैसे कि आपने वो चैप्टर एक बार पढ़ा होगा, हो सकता है उस चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, तो आपको मुश्किल लग सकता है। ऐसा तो नहीं कि किसी के कहने पर आपको वो मुश्किल लग रहा है। तो अगर आपको कुछ चैप्टर मुश्किल लग रहे हैं तो एक बार के लिए उस चैप्टर को साइड में रखिए, ठीक है, और बाकी के चैप्टर्स, उसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करना है, मगर छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मेंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और डुएबल भी हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मेंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और डुएबल भी होते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर हमें 200 में 160 प्लस तक का स्कोर अचीव करना है। तो पर सब्जेक्ट हमें 80 to 85 मार्क्स लाने होंगे। अब 100 में 80-85 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत इजी तो नहीं है, मगर बहुत मुश्किल भी नहीं है, लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेगेटिव्स कम से कम करने होंगे। क्योंकि क्या है, मान लीजिए फिजिक्स में कोई एक क्वेश्चन ऐसा जो आपको आता हो, ठीक है, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करा और एंड में कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आपने गलत आंसर निकाल लिया, और लकीली वो आंसर भी ऑप्शन में दिया हुआ है और आपने वो ऑप्शन मार्क कर दिया। तो हुआ क्या, आपका वो क्वेश्चन तो गलत हो गया। अब मान लीजिए आपने फिजिक्स में 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, और उस 21 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का गलत हो गया, तो आपके मार्क्स कितने बने? 20 क्वेश्चन के 80 मार्क्स होते हैं, 20 × 4 80, और एक क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ उसके 1 मार्क्स कट गए, तो आप टोटल बने, तो आपके टोटल बने 79 मार्क्स, ठीक है। अब अगर आपका वो क्वेश्चन सही हुआ होता तो आपको टोटल 21 क्वेश्चन के मार्क्स मिलते, मतलब 21 × 4 84 मार्क्स। लेकिन चूंकि मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया तो मेरे 79 मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 79 और 84 में 5 मार्क्स का अंतर है। तो एक क्वेश्चन गलत होने से मेरा 5 मार्क्स कम हो जा रहा है। और अगर ऐसे मान लीजिए आपने 2-3 क्वेश्चन गलत किए हुए हैं तो आपका 10 से 15 मार्क्स तक गिर जाता है, और ये वो क्वेश्चन थे जो आपको आते थे, मगर आपने कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से उन क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया। तो ये 10 से 15 मार्क्स जो हैं ये आपके 25 से 30 हज़ार रैंक तक इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का आपने जो ऑप्शन मार्क करा है वो आपके हिसाब से सही है, मगर फिर बाद में वो मान लीजिए गलत हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। मतलब आपने तो सोचा कि मैंने जो ऑप्शन, मतलब आपने सोचा कि हम जो ऑप्शन मार्क कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हो सकता है वो गलत हो, तो एक बात है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आ रहा है अगर आप उसको गलत सॉल्व कर दे रहे हैं या फिर ऑप्शन मार्क करने टाइम गलत ऑप्शन मार्क कर दे रहे हैं, तो ये तो ब्लंडर है। इस चीज़ को हमें नहीं करना है, मतलब हमें एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम सुन के अक्सर जेईई के स्टूडेंट डर जाते हैं, और थोड़ा डरना लाजमी भी है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी वैसा ही है कुछ। अब पिछले कुछ सालों में जो मैथ्स का पेपर आ रहा है जेईई मेंस में, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े क्रिटिकल, थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा, मतलब उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। और कुछ तो मिक्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मिक्स होकर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, बल्कि जैसा पेपर पूछा जा रहा है उसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, मैथ में भी 30 चैप्टर्स हैं। अब इस 30 चैप्टर्स में कुछ 15 से 17 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ्स के पेपर में, तो उन 25 में 15 से 17 क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन फॉर 1 चैप्टर, ठीक है। जिसमें से भी 10 से 12 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन डुएबल होते हैं, किए जा सकते हैं,
लेकिन कुछ चैप्टर्स थोड़े से अपर लेवल के होते हैं जिनको करने में थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा, ठीक है। अब जो रेस्ट 10 से 12 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स से कभी उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इन चैप्टर से जब उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फालतू का एनर्जी क्यों वेस्ट करना है इन चैप्टर्स पर। हाँ, अगर पहले हमने वो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो 15 से 17 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के आते हैं, उनके क्वेश्चन हमसे अच्छे खासे बन जा रहे हैं, उसके बाद इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि बिना वजह का सब चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आ रहा है वो भी पढ़ रहे हैं, जितने क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी पढ़ रहे हैं। तो जो टाइम हम इन चैप्टर्स को पढ़ने में लगाएंगे या इनके क्वेश्चन करने में लगाएंगे, बजाय उसके हम वो टाइम दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने में लगाएंगे या जो चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं उनके रिवीजन में लगाएंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब ये स्ट्रैटेजी जो हमने तीनों सब्जेक्ट के लिए डिस्कस करा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 210, 220 तक का स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहले आपको यहाँ तक पहुँचना होगा, जिसके लिए मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही आपको पढ़ने होंगे। लेकिन जब आप इसके ऊपर के स्कोर पे पहुंचोगे या पहुंचना चाहते हो, 230, 240, 250 यहाँ तक के स्कोर तक पहुंचना चाहते हो, तो जो बचे हुए मैथ्स के 10 से 12 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना होगा आपको। लेकिन वो कब पढ़ना है, पहले इतना कंप्लीट कर लेना है, टाइम रहता है तो पढ़ना है, ठीक है। पहले उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब जनरली बच्चे तीनों सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लेक्चर देखना, उनके नोट्स बनाना, क्लास के क्वेश्चंस करना, PYQs करना और फिर पिछले चैप्टर्स की रिवीजन करना, तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा काम तो हम उन दोनों सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर मेरी एग्रीगेट उतनी पहुँच नहीं पाएगी ना, क्योंकि अब मैंने मैथ्स में ये काम करा तो मैथ्स में मेरे कितने बन रहे हैं, 55 to 60 मार्क्स तक बन रहे हैं। अब इतने मार्क्स अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स में लाओगे तो मेरा एग्रीगेट कितना बनेगा, 170 to 175, जो कि मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। इसीलिए हम ये काम सिर्फ मैथ्स में करते हैं और उन दोनों सब्जेक्ट्स में नहीं करते हैं। और मैथ्स में भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़ा से क्रिटिकल लेवल के आते हैं, और उनके क्वेश्चन जो उन दोनों चैप्टर्स के और उन दोनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं वो इतने क्रिटिकल नहीं आते हैं, फिर उनके लिए ऐसा काम क्यों करें, ठीक है। तो ये बात है। तो ये थी JEE मेंस की पूरी स्ट्रेटेजी। इसी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।